session. Welcome to all my friends, students in NSC फिजिक्स क्लास by डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स, गॉसेस थ्योरम, क्यूरीज लॉज और फिर परमिएबिलिटी। इतने सारे टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। ये सारे हर तरह के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्चुअली में इसकी थोड़ी पढ़ाई पिछले लेक्चर में हो चुकी है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कहते हैं, इसको आप इस फिगर से समझ सकते हो। मान लो ये एक सरफेस है और इनसे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू इन सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। कोई भी सरफेस हो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, कहते हैं कि इट इज स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है किस चीजों का दोस्तों, तो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर। जस्ट लाइक सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी हमने कहा था कि इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। जस्ट लाइक सेम मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट किसको बोलते हैं कि आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट हमारा स्केलर हो जाए, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ भी वही हो रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर वेक्टर, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इससे जो प्रोडक्ट बना वो फ्लक्स बना और फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर। देखो मैग्नेटिक इंडक्शन को बी से डिनोट करते हैं, इस पे भी तीर लगाया मतलब ये वेक्टर है। एरिया वेक्टर नाम ही एरिया वेक्टर, तो ये भी वेक्टर है, इसमें भी आप ए पे तीर लगाएंगे, एरो लगाएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई बी से डिनोट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी था, मैग्नेटिक फ्लक्स के दोनों में डिफरेंस दिखाना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप फाई ई मान लीजिए और मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी मान लेते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा वेक्टर बी डॉट ए और डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला बैठाएंगे तो बी ए cos थीटा आएगा। ऐसा यूनिट निकाला जाए तो मैग्नेटिक इंडक्शन का ऐसा यूनिट टेस्ला एरिया का मीटर स्क्वायर cos थीटा का कोई यूनिट होता नहीं है। नंबर मार देगा ये तो जब तक वीडियो चलेगा तुम्हारा पता चलेगा, तुम क्लास में नहीं रहते, पूरा दुनिया देखेगा। टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन टेस्ला एरिया मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं वेबर। वेबर भी एक साइंटिस्ट है, उनके सम्मान में वेबर कहते हैं। टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही वेबर कहा जाता है। डायमेंशन निकालेंगे आप, निकाल के देखिए ml स्क्वायर t इनवर्स टू a इनवर्स आएगा। इसमें दो स्पेशल केस करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, और आज में कंफ्यूजन होता है लोगों को, है ना। कंफ्यूजन वाला सवाल ही है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तब वैसे कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, और अगर पैरेलल हो तब कितना होगा। ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। तो दोस्तों क्योंकि बचपन से पढ़ाया जाता है कि परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन यहाँ 0 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, बहुत कंसेप्ट वाला सवाल है। इसमें याद रखना होगा आपको एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे वर्टिकली आउटवर्ड होता है। एरिया वेक्टर, एरिया कोई वेक्टर बनाते हैं कैसे, डायरेक्शन को फिक्स करके डायरेक्शन किधर लेते हैं तो हमेशा वर्टिकली आउटवर्ड। ये सरफेस है, इनका एरिया वेक्टर वर्टिकली आउटवर्ड होगा। और सवाल कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो पासेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी परपेंडिकुलर ही जा रहे हैं। इसका मतलब बी जो वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया। तो हमको एंगल यहां किसकी मिलेगी, फार्मूला देखिए b डॉट a b a cos थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन b एंड a। मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं, एरिया वेक्टर हमेशा वर्टिकली परपेंडिकुलर होता ही है। तो अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, सेम डायरेक्शन में एंगल 0, इससे थीटा 0। अब आप मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला बैठाएं बी ए cos थीटा थीटा 0 cos 0 1 तो बी हो गया इट इज मैक्सिमम फ्लक्स। अब अगर मैग्नेटिक
परपेंडिकुलर जा रहा, सॉरी पैरेलल जा रहा, परपेंडिकुलर तो कर चुके हम लोग, ये पैरेलल देखो, पैरेलल दिखा रहे सरफेस के पैरेलल, और एरिया वेक्टर तो ऑलवेज वर्टिकली आउटवर्ड। अब देख सकते हैं एंगल 90 डिग्री हो रहा है, थीटा 90, कॉस 90 0, टोटल 0, ये मिनिमम फ्लक्स। अब आप गॉसेस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म, एग्जाम में जो गॉस थ्योरम आए तो उसको ध्यान से पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का या मैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूरा एक चैप्टर था गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ मैग्नेटिज्म में इतना कुछ नहीं है, बस आपको गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका मैथमेटिकल फॉर्म जानना है। दोनों ही गॉस थ्योरम फ्लक्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स से। इसका कहना है गॉसेस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म, ये किसका पढ़ रहे हो आप? मैग्नेटिज्म का पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ तो कहते हैं हमारा मैग्नेटिज्म चल रहा है तो श्योर है कि मैग्नेटिज्म का ही होगा। ये कहते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस ऑलवेज 0। कोई भी क्लोज सरफेस हो तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा। कोई भी क्लोज सरफेस को, क्लोज मतलब बंद सरफेस, जैसे स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब क्लोज सरफेस कहलाते हैं, उनका मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा। कारण क्या है? आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप बनाता है। क्या बनाता है? क्लोज। जितना आउट उतना इन, टोटल क्या होती है? 0। इसे कहते हैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस हमेशा 0 होगा। ये किसका कहना था? गॉस का। मैग्नेटिक फ्लक्स को 5 से नोट करते हैं तो 5 is 0। इसका इंटीग्रल फॉर्म इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंटीग्रल फॉर्म है इसका, इसको आगे चलकर मैक्सवेल्स का इक्वेशन नाम दिया गया है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वहां पे कितने हम ये फॉर्मूला आपसे पूछेंगे, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म। तो फाई का फॉर्मूला आपने डी, छोटे टुकड़े की बात यहां पे डीए, पहले हम एक छोटे टुकड़े का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं, बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन किया, क्लोज यहां पे है तो गोल लगा दिया, इट इज इंटीग्रल फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम। अब आप क्यूरी लॉ देखिए, क्यूरी, मैडम क्यूरी है ना, उन्होंने बड़ा कमाल किया, रेडियम का आविष्कार किए, फिजिक्स का नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली एक महिला लेडीज। इन्होंने एक लॉ यहाँ मैग्नेटिज्म में भी दिया, इसका नाम क्यूरी लॉ। क्यूरी का कहना था कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जब इनको गर्म किया जाएगा इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो घट जाएगी। इतना हम गर्म कर जाएंगे, फेरो को गर्म करेंगे पारा बन जाएगा, पारा को गर्म करेंगे लास्ट में खत्म वो डाई बन जाएगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, पारा क्या होता है, डाई क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पारा फेरो डाई, इससे लॉन्ग क्वेश्चन था 5 नंबर में, तीनों में डिफरेंस लिखना, पारा फेरो डाई। पर आसान सवाल भी होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जो मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है वो फेरो होता है, जो पार्शियली अट्रैक्ट होता है वो पारा होता है, जो अट्रैक्ट नहीं उल्टा दूर भागे मैग्नेट से उसको हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ये जो क्यूरी लॉ है वो कहता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये भी पढ़ाया जा चुका है आपको, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसे कहते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके लिए? फेरो एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए इनवर्सली उल्टा होगा, किसके? एब्सोल्यूट टेंपरेचर के। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिनोटेड बाय chi, chi is inversely proportional to the T कांस्टेंट या C लाते हैं, C का नाम क्यूरी टेंपरेचर है, क्यूरी कांस्टेंट भी कहते हैं, क्यूरी टेंपरेचर भी कहते हैं। अब हम लोग इस chi का ये फॉर्मूला कहां से है इसका प्रूफ देखेंगे। इसके लिए ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्यूरी ने बताया कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन टेंपरेचर में उल्टा होता है, गर्म करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटेगी, इनवर्सली। दोनों मिलाइए, 2 i है 1 i लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कांस्टेंट C लाइए, i by h एक साथ कीजिए, i by h को ही chi बोलते हैं, i by h को ही chi बोलते हैं, C कांस्टेंट हो गया, chi इनवर्सली प्रोपोर्शनल कीजिए। इस तरह से क्यूरी लॉ भी क्या हो गया? सिद्ध हो गया।
परमिएबिलिटी या परमिएबिलिटी ऑफ ह्यूमिडिटी, इसका क्या डेफिनेशन होगा? तो इसका डेफिनेशन कहते हैं ऐसे तो ये है क्या, तो क्या किसी सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर कितना ज्यादा मैग्नेटिक गुण प्राप्त करने की जो कैपेसिटी होती है, कितना मैग्नेटिक गुण वो गेन कर पाता है, धारण कर पाता है, उसी को परमिएबिलिटी कहते हैं। लेकिन इसका जो डिफाइन करते हैं ये रेशियो होता है मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नोन एज परमिएबिलिटी। इसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू का फॉर्मूला है p by h, यूनिट निकालिए न्यूटन एम्पीयर इनवर्स और डायमेंशन आएगा ml p इनवर्स टू a। ये पहले चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक्स में देखा था, म्यू, म्यू नॉट और म्यू r तीन आया है। ऐसे इसका एक यूनिट जो है ना हेनरी पर मीटर भी होता है, ये भी एसआई में लिखित भी होता है, म्यू का हेनरी पर मीटर। और यहाँ पे सीएस मात्रक भी याद रखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का भी सीएस यूनिट जो है, सीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जानते कोई? एनीवन? जो पढ़ाते हैं वो याद नहीं, जो नहीं पढ़ाए वो कैसे याद? सही बोला सर। सीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आसान नहीं है क्या? वो गलत फॉर्म पढ़ रहे हैं। सीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल क्या होता है? मैक्सवेल ने बड़ा काम किया है, क्योंकि आप देखेंगे बड़ा नाम है मैक्सवेल का, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन का सिद्धांत मैक्सवेल का ही दिया हुआ है। इसका क्या हुआ? मैक्सवेल का। इसलिए सीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सवेल का आता है। एक मैक्सवेल कितने के बराबर होता है? एक मैक्सवेल का जो वैल्यू होता है वो 10 टू द पावर -8 वेबर के बराबर होता है। ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में सारा पूछा हुआ है। अब भी कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, इतना ही है आपका। थैंक यू सर। क्या लाइक को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद। धन्यवाद।